उसके बाद ग्रह बैठाएं तो अच्छी तरफ होगा। चलो सप्तम भाव पे आते हैं, विषय वस्तु जो हम थे। यदि सप्तमेश बृहस्पति हो, अर्थात सातवें घर के स्वामी बृहस्पति हो और उस पर शुक्र और बुध की दृष्टि हो। सब लोग सुने, सप्तमेश कौन है? सातवें घर के स्वामी कौन है? बृहस्पति। 9 नंबर अथवा 12 नंबर की राशि हो तो सप्तमेश कौन हो जाएंगे? देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति कब सप्तमेश होंगे? जब सप्तम भाव में 9 नंबर अर्थात धनु और 12 नंबर मीन ये राशि हो, तब सप्तमेश जो है बृहस्पति हो और उस पर शुक्र और बुध की दृष्टि होगी। तो शुक्र और बुध की दृष्टि कब होगी? जब वो लग्न में शुक्र होंगे या बुध लग्न पे होंगे, तभी उनकी दृष्टि पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। तो सप्तमेश बृहस्पति हो, शुक्र और बुध की दृष्टि हो, अथवा बृहस्पति सप्तमस्थ हो और किसी पाप की दृष्टि का योग से वर्जित हो, अर्थात कहीं पे कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। ठीक है, बृहस्पति सातवें भाव में हो, सातवें के सातवें हो अर्थात लग्न में हो, लेकिन कहीं पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो उसकी स्त्री पतिव्रता, पतिव्रता, सुंदरी और आकर्षक चित्त वाली होती है। मतलब अपने पति के प्रति आकर्षण भावना रखती है। कब? जब बृहस्पति लग्न में हो या बृहस्पति सातवें भाव पे हो या बृहस्पति सातवें भाव के मालिक हो और उन शुक्र और बुध की दृष्टि पड़े, तब सातवें भाव पे या बृहस्पति पे पड़े, तो ऐसी स्थिति में पत्नी पतिव्रता, सुंदर और अपने चित्त के इतने सुंदर चित्त के अनुसार होते कि अपने पति को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली होती है। अब यही हाल किसी जाचिका का कुंडली है तो उसके पति से भी होता है। उसका पति एक नारी रखने वाला, अर्थात बहुनारियों में विश्वास न करके पत्नी व्रता कर सकते हो आप। ठीक है, यदि सप्तमेश केंद्र में बैठा हो, सातवें घर का मालिक केंद्र में बैठा हो, सातवां घर क्या? लग्न के सामने जो घर होता है सातवां घर होता है, और उसका मालिक केंद्र में। केंद्र किसे कहते हैं? पहले घर में, चौथे घर में, सातवें में, दसवें में। यदि सप्तमेश केंद्र में बैठा हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो या किसी शुभ ग्रह के साथ हो, युति बनाया हो। कैसा हो? सप्तमेश केंद्र में ही हो, किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हो, किसी शुभ ग्रह से दृष्टि हो अथवा उसके साथ बैठा हो। ठीक है, तो स्त्री पतिव्रता होती है। ठीक है, तो स्त्री पतिव्रता होती है। यदि सप्तमेश शुभ ग्रह के साथ हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो जातक का स्वभाव या वो जातिका जो भी हो, जातक जातिका जिसकी भी कुंडली है, उसका स्वभाव विनीत, नम्र, वह धनी होता है। अगर उच्च के ये जो शुभ ग्रह होते हैं उच्च के हैं, मित्र राशि है, स्वराशि है, पीड़ित नहीं हुए, ये कहीं छठे आठवें 12वें भाव के स्वामी नहीं हुए, तो कई बार ऐसे जातक राजकीय सेवाओं से भी लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक है, और उनकी स्त्री उनसे प्रेम करने वाली होती है। यदि सप्तम स्थान पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो, ठीक है, तो उसकी स्त्री दयालु, सुंदरी, सुचरित्र वाली होती है। अब देख लो, ये तो हमने बृहस्पति, शुक्र और बुध जैसे शुभ ग्रहों के बारे में
अगर सप्तम भाव पे, सप्तम स्थान पर कोई पाप ग्रह है अथवा किसी पाप ग्रह की पूर्ण दृष्टि है। पाप ग्रह में कौन कौन आते हैं? देखो मंगल भी पाप ग्रह में, मंगल और सूर्य ये क्रूर ग्रहों में आ सकते हैं, कहीं कहीं इनको पाप ग्रह भी कहते हैं, लेकिन ये पाप ग्रह थोड़ा से, मंगल और सूर्य जहाँ होते हैं, सूर्य गर्मी पैदा कर, जिन भावों में होता है गर्मी, अगर सूर्य सप्तम में होगा तो पत्नी थोड़ा कृतकाय होगी, क्रोध वाली होगी। कृतकाय माने पत्नी थोड़ा दुबली पतली होगी, क्योंकि वहां मंगल है तो थोड़ा क्रोध वाली झगड़ेलू स्वभाव का हो गया। तो सूर्य से ज्यादा पाप ग्रह कौन हो गए? मंगल। और मंगल से ज्यादा शनि। शनि होते हैं तो कई बार विच्छेद होता रहता है। मंगल से ज्यादा पाप ग्रह कौन? शनि। और शनि से भी ज्यादा राहु। ठीक है। तो हाँ, पाप ग्रह या क्रूर ग्रहों के बारे में अगर बात चले तो इस बात का हमेशा ध्यान देना कि सूर्य से ज्यादा जो है, सूर्य कहते क्या, जिन स्थानों में होते हैं वहां गर्माहट लाते हैं, थोड़ा गर्मी पैदा करेंगे, थोड़ा सा उस, लेकिन मंगल करते क्या, थोड़ा वहां क्रोध देते हैं, क्रोध देते हैं। लेकिन शनि और राहु विशेषकर, केतु निसंदेह जो है मोक्ष का कारक है, तो इसको पाप ग्रह नहीं मानते, लेकिन राहु, जहाँ केतु होता वहीं राहु की दृष्टि होती, तो केतु को भी हम पाप ग्रहों में अथवा क्रूर ग्रहों में ले लेते हैं, ये भी विच्छेदात्मक ग्रह हो जाते हैं, जबकि उस मोक्ष का कारक है। कुजवत फल देते हैं, कुजवत माने तुरंत फल देते हैं। और दृष्टि कैसे होती है केतु की? गुरुवत। गुरु की दृष्टि क्या होती है? गुरु की दृष्टि मोक्षदायिनी होती है। तो केतु भी मोक्ष के कारक है, लेकिन क्योंकि उनको हम पाप ग्रह क्रूर ग्रहों के संज्ञा में क्यों करते हैं? क्योंकि कुजुवत प्रभाव है, तुरंत ही प्रभाव दे देते हैं, राहु की दृष्टि पड़ती है, तो इसलिए राहु के दृष्टि के अनुसार चलते, तो ये भी विच्छेदात्मक ग्रह में आ गए। ठीक है। तो अगर क्या बता रहे थे, सप्तम भाव पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि है या पाप ग्रह से युक्त है तो स्त्री झगड़ेलू और दुख देने वाली होती है। यदि एक ही कुंडली में कई तरह के योग पाए जाएं, एक ही कुंडली में मान लो सप्तम भाव पे ही उस पे शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह दोनों की दृष्टि आ जाए, तब क्या फल बताएंगे? मान लो वहां बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही तो बृहस्पति करेंगे क्या? मान लो शनि है और बृहस्पति, दोनों की दृष्टियां पड़ रही हैं, शनि वही भाव में है बृहस्पति के, तो बृहस्पति करेंगे। देखो अब शनि से क्या, शनि से समस्या तो उस घर में उत्पन्न होगा, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद, तकरार हो जाएगी, साथ में अलगाव हो जाएगा, तो वहाँ संभाल के, ठीक है। शुक्र हो जाए, शुक्र भी निषद, अब तो ऐसी स्थिति हो जाए, शुक्र हो जाता है, झगड़े तो हो जाएगा, एक व्यक्ति थोड़ा प्रिय बोलने वाला, तो उससे भी शादी नहीं टूटेगी, थोड़ा सा मनमुटाव जरूर होगा, रो, लड़ाई झगड़ा हुई रो के या किसी चीज से समझा के अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके जब तक अपना जीवन चला लेता है, क्या अपना जीवन चला लेती है, लेकिन शादियां नहीं टूट पाती। कई घर ऐसे होते हैं कि उनके दाम्पत्य जीवन बहुत सरल नहीं होता, लेकिन उनके बच्चे भी होते हैं और वो पूरा जीवन चल ही जाता है। तो ऐसी दशा में होता क्या कि कुछ शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है, कुछ अशुभ ग्रहों की दृष्टि होती है। तो अभी देखना पड़ेगा किसकी दृष्टि ज्यादा काम करे, तो जो ग्रह बलवान हो, स्वराशि हो, मित्र राशि हो, शुभ ग्रहों भाव में बैठे हो, या अंश बल में ज्यादा हो। कोई ऐसा ग्रह है कि उसकी एक राशि तो यहाँ पड़ रही है,
एक राशि 6, 8, 12 में पड़ रही तो जाहिर सी बात है उस भाव के प्रभाव में कमी करेगी। ठीक है। यदि शनि सप्तमस्य है, शनि जो है 7वें भाव में शनि है, किसी शुभ ग्रह से दृष्टि अथवा युत है, तो स्त्री तो झगड़ेलू होगी ही, लेकिन वह अपने पति को प्रसन्न करने का भी प्रयास करेगी, घर गृहस्थ चलाने का प्रयास करेगी। वही जैसा मान लो यही कुंडली किसी जातक के न होकर जातिका का है, सप्तम भाव में शनि है और ऊपर से किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में जातिका का पति झगड़ेलू होगा, लेकिन अपने पत्नी को प्रसन्न रखने का प्रयत्न भी करेगा। ठीक है। और अगर शनि स्वग्रही है, शनि स्वग्रही है, वहीं पे 10 नंबर की राशि है, 11 नंबर की राशि है, 7वें भाव में शनि है और कहीं से दृष्टि पड़ रही है किसके, शुभ ग्रह की, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तब भी जातक या जातिका के पति या पत्नी जिनकी भी कुंडली है, उनके जीवन साथी थोड़ा झगड़ेलू स्वभाव के तो होंगे ही, लेकिन वो अपने स्वामिनी को प्रसन्न कर रखने का भी प्रयत्न करेंगे। सूत्र समझ में आए कि नहीं आप लोगों को? आ रहे संतोष जी? जी आ रहे। हाँ, सुरेंद्र समझ रहे हैं ना? जी गुरुजी। हाँ, चंदन जी है, नवल जी है, जिगेश भाई है, उषा बहन जी है। उषा बहन जी समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। हाँ, कई गुरुजी बार हाँ बोले। पूछना था, अगर मान लीजिए एक मिनट माइक बंद करने दीजिए मुझे, माइक बंद करने दीजिए मुझे। जी गुरुजी, लड़की की कुंडली में गुरु नीचे के मतलब और मंगल उसी में और राहु सप्तम भाव में हो, तो मतलब इसका क्या होगा? मतलब अंगारक दोष भी बनेगा, चांडाल दोष भी बनेगा, और उस जातक की जो है उसमें मतलब जिस जिस दशा आएगी तो क्या वैसे वैसे कष्ट मिलेगा? अगर गुरु का आएगा तो गुरु में बहुत बढ़िया प्रश्न। ठीक है बहन जी, एक मिनट। मान लो सप्तम भाव में कौन सी गिनती है बहन जी? 10 नंबर की राशि। 10 नंबर की राशि शनि की राशि है। जी, उसमें गुरु मंगल। हाँ, शनि कहाँ बैठे हैं? शनि दूसरे। शनि धन भाव मतलब मारक। अब ये शनि मारक हो गए, शनि बैठे भी हैं दूसरे भाव में और 7वें घर में भी हैं, तो और 8वें घर के भी, चूंकि शनि की 10 नंबर की राशि थी, 11 नंबर 8वें में, तो जी जी। हाँ अब इसमें शनि मारक है। ठीक है। और इसमें और कोई ग्रह बैठा है? नहीं, शनि दूसरे भाव में है। अच्छा, अब सप्तम। शनि दूसरे सुनिए मैं जी, 8वें और 7वें भाव के स्वामी होके शनि दूसरे घर में बैठे हैं। ठीक है। और दृष्टि की इस पे किसकी, उसमें 7वें घर में कोई और ग्रह है? नहीं गुरुजी, 3 ग्रह। गुरु। एक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ। सप्तम भाव पे गुरुजी। सप्तम घर में कोई ग्रह बैठा है कि ग्रह नहीं बैठा, सिर्फ दृष्टि पड़ रही है? जी, ग्रह बैठा है तभी तो पूछ रहे हैं। मान लीजिए लड़की की कुंडली है, उसमें मंगल भी है, गुरु भी है और राहु भी साथ में बैठे हैं, तो ये मंगल दोष भी होगा, अंगारक भी होगा, चांडाल भी होगा, ये हम पूछ रहे हैं। तो सप्तम भाव बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न। देखो अब हम समझ गए। बहन जी ने बताया कि मकर, जो सप्तम भाव में मकर राशि बनी है, शनि बैठे हैं दूसरे घर में, जन्म कुंडली के लग्न के बगल वाला जो दूसरा घर होता है वहां शनि बैठे हैं, क्योंकि सप्तमेत हो गए शनि, और बैठे हैं वाणी के भाव में। ठीक है। और यहाँ जो है
गुरु बैठे हैं, मंगल बैठे हैं। अब गुरु के होता क्या, गुरु यहाँ नीच के हो गए, क्योंकि 10 नंबर में गुरु नीच के होते हैं और 4 नंबर गिनती पे गुरु उच्च के होते हैं। लेकिन मंगल यहाँ उच्च का है, मंगल यहाँ उच्च का है और राहु है, तो अंगारक दोष हो गया, गुरु चांडाल दोष हो गया। तो ऐसे में पति पत्नी से बिगड़ाव तो होगा ही, और ऐसे जातक की पत्नियां थोड़ा गुस्सा वाली या पति गुस्से वाले, क्रोध वाले निश्चित से होंगे। अब चूंकि जातका कुंडली है तो पति क्रोध, बिगड़ाव, आपस में मतभेद। और है क्या, शनि है कौन, द्वितीय भाव बैठे अष्टमेश में। लेकिन गुरु करेंगे क्या, गुरु में अगर गुरु नीच के भी है, गुरु भी पूरे, लेकिन अगर गुरु अंश बल में ठीक है, भले ही वो नीच के हैं, भले ही नीच के हैं, तो फिर भी शादी को टूटने नहीं देंगे। थोड़ा सा यहाँ बहन जी थोड़ा सा बिछोह तो जरूर कराएंगे। बिछोह मतलब आपसी दूरी जरूर बनेगी, यहाँ आपसी दूरी जरूर बनेगी। ठीक है जिगेश भाई, आपका प्रश्न ले रहे हैं, उससे पहले कोई और प्रश्न कर रहे हैं। पहले उषा बहन जी, उषा बहन जी बताएं, थोड़ा सा ऐसे जातक जातिका में दूरी जरूर होगी, चाहे वह कुछ कमाने खाने के लिए देश विदेश गए हो, उनके पति दूरी होगी, या दोनों में लड़ाई, साथ रहेंगे तो लड़ाई जरूर होगी। जी उषा बहन, गुरुजी, हम गुरुजी इसलिए पूछ रहे थे, 14 साल की लड़की की कुंडली है, तो मान लीजिए 5-6 साल बाद वो शादी करेंगे लोग, तो हम ज्ञान के लिए पूछ रहे थे कि क्या उसमें मंगल हाँ दोष भी ठीक है, ठीक है, बंद कर लीजिए माइक, मैं अब सुन लीजिए। इसमें बहन जी देखो, शादी तो नहीं टूटेगी, ठीक है, लेकिन आपस में मतभेद होगा, दूरियां बढ़ेंगी, लड़ाइयां होंगी। ठीक है, क्योंकि बृहस्पति भले ही नीच के हैं, अगर उनमें अंश बल है ठीक ठाक, अंश बल मतलब अगर 8 अंश से ऊपर है, ठीक है, 6 अंश से भी ऊपर है, तो शादी को नहीं टूटने देंगे, लेकिन दूरियां तो इनमें बनेगी। चाहे वह, कई बार होता क्या कि शादी के बाद वो अपने मैके में रहे, या ऐसा हो कि लड़ाई झगड़ा, या पति बाहर जाए, पति बाहर कहीं पैसे इत्यादि कमाने से विच्छेद हो जाए, दूरियां बन जाए, महीना 2 महीना, साल में 1-2 बार आए, तब भी दूरियां ही हो जाती है। लेकिन इसमें दूरियां बनेगी, और ये दोनों क्रोध वाले, गुस्सा वाले, ऐसी स्थिति होगी, दोनों में लड़ाई होगी। ठीक है, उसके बाद अभी प्रश्न है जिगेश भाई से पहले है प्रश्न, एक कौन करे, नवल जी प्रश्न करें, फिर जिगेश भाई प्रश्न करेंगे। गुरुजी, आपने जो दूसरा पॉइंट बताया है, इसमें सप्तम में अगर गुरु हो और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो या क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे मंगल और सूर्य, तो पत्नी क्रोध वाली। यदि शनि और राहु केतु की दूरी दृष्टि हो तो विच्छेद होगा विवाह में, उनकी शादी टूट जाएगी, या कोई और कोई फल रहेगा, शनि राहु केतु या की दृष्टि हो तो? देखिए नवल जी, सारी स्थिति यहाँ यही है कि शादी में विच्छेद हो, क्योंकि गुरु भी, अच्छा यहाँ गुरु ही एक बचाने का कार्य कर सकते हैं, लेकिन गुरु भी बैठे हैं नीच राशि में, गुरु भी नीच राशि में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में गुरु भी अपना पूर्ण फल नहीं दे पाते। लेकिन गुरु ज्यादा नीच के नहीं होते, गुरु कितने अंश तक नीच के होते मालूम है? अब इसमें गुरु का अंश बल देखना पड़ेगा कि गुरु कितने अंश पे बैठे हैं। ठीक है, गुरु में अगर अंश बल होगा तो शादी टूटने नहीं देंगे। ठीक है जी गुरुजी। हाँ, अगर गुरु में यहाँ बल हुआ तो शादी टूटने नहीं देंगे। हाँ, विच्छेदात्मक स्थिति तो बनेगी ही, ठीक है, विच्छेदात्मक स्थिति, लड़ाई झगड़ा होगी, दूरियां बनेगी, लेकिन शादी नहीं टूटने देंगे। कब? जब गुरु में अंश बल ठीक ठाक होगा। आप गुरु भी अगर अंश में कमजोर हुए, वो नीच का फल दिए, तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि शादी के कारक है गुरु,
ठीक है। जी तब गुरु जो जी। है स्थित स्थित तब कहीं शादी टूट। अब इसमें यही है, इसमें यही होगा कि अगर वो 5 डिग्री से ऊपर के गुरु हैं, अर्थात 6 से है 8 डिग्री के है, जैसे हमने बताया, तब जो है 6 के है 8 के है तो शादी नहीं टूटने देंगे, ठीक है। लेकिन अगर 6 डिग्री से नीचे है गुरु, सुन रहे हैं आप लोग? जी गुरु जी, जी सुन रहे हैं। जी सुन रहे हैं। हाँ, अगर 6 डिग्री से नीचे के है गुरु, तो ऐसी स्थिति में जो है विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। जिगेर भाई प्रश्न करें। गुरुदेव, ये सप्तम स्थान में मकर राशि आई, मतलब के कर्क लग्न की कुंडली हो गई, जी और सप्तम स्थान में उच्च का मंगल है, साथ में गुरु नीच का बैठा है। तो जो ग्रह नीच का होके बैठता है, जो राशि में बैठा है उसका उच्च का ग्रह या स्वगृही ग्रह वहीं बैठा हो तो नीच का नीच भंग हो जाएगा। तो यहाँ गुरु नीच भंग हो जाएंगे, तो शादी को बचा ही लेंगे ना गुरुदेव? एक चीज ध्यान दो, गुरु कितने अंश तक नीच होते हैं? गुरु 5 अंश तक ही नीच होते हैं, ठीक है। गुरु म- मकर में सिर्फ 5 अंश, अगर गुरु 5 अंश से कम में है, समझे, अगर 5 अंश तक ही है या कम अंशों में है तो गुरु निश्चित ही नीच का ही फल देंगे, ठीक है। लेकिन अगर गुरु में अंश बल ज्यादा हुआ, अगर 8 के ऊपर हुए 10-12 तो गुरु शादी तो बचा लेंगे, लेकिन मंगल है और तब मंगल करते हैं क्या, शनि के प्रभाव को कम कर रहे हैं, लेकिन राहु की दृष्टि है, इसमें अंगारक योग भी बना, तो ऐसी स्थिति में दूरियां तो बनेगी, लड़ाई होगी, झगड़ा होगी, पत्नी क्रोध वाली, ये स्थितियां तो बनेगी ही, ठीक है। इसमें सिर्फ जो है दूरियां बनेगी, भले ही दूरी ऐसी भी हो कि जातक कहीं रह रहा है, जातिका कहीं रह रहा है, ऐसी स्थिति होती, कोई विदेश चला गया, प्रदेश गया, दिल्ली बॉम्बे कमा रहा है, और पत्नियां घर पे है, महीना 2 महीने पे आ रहा, साल भर पे आ रहा, तो दूरियां अपने आप बन गई, तब तो शादी नहीं टूटती, नहीं शादी टूट जाती है। संजय भाई प्रश्न करें, फिर संतोष जी के लेंगे, फिर सुमन जी के प्रश्न लेंगे। हाँ हाँ गुरुदेव, इसके लिए एक उपाय है, ये शादी टूटने के, और इसका एक उपाय है। जब पहले उसको लड़की हो गई तो उसको कुंभ विवाह करना पड़ता है, और जब लड़के का कुंडली में ऐसे योग है तो उसको अर्क विवाह बोलते हैं। वो रुई का पेड़ रहता है, उसके साथ उसके एक शादी करना पड़ती है, और लड़की की कुंडली में हो तो एक कुंभ विवाह हो, माँ ये रहता है ना मिट्टी का, हाँ मिट्टी का रहता है ना, उसके साथ वो कुंभ विवाह करना पड़ता है। तो एक उसकी शादी टूट जाती है और वो दूसरी शादी अच्छी की तरह से के हो जाती है। जब ऐसा सप्तम में राहु शनि, राहु मंगल कोई ग्रह होंगे तो ऐसे योग रहते हैं उसमें। या तो एक्चुअली बचाव हुआ, होता क्या कि थोड़ा सा ये टोटके होते हैं, जो कुंभ विवाह कर दिया जाए, शालिग्राम शिला से विवाह कर दिया है, पीपल से विवाह कर दिया है, या आपने जो कपास के पेड़ से बोला, इनकी विवाह कर दिया जाए, तो वो एक बचाव, हाँ एक बचाव का उपाय होता है। लेकिन अभी हम समझ रहे इनमें क्या स्थितियां बन जाती, लेकिन फिर भी ये उपाय करेंगे, ठीक है। लेकिन लड़ाइयां तो होंगी ही ना, बाहर लड़ाई और दूरी की हो रही है, लड़ाई और दूरी की बात हो रही। संजय जी, संतोष जी प्रश्न करें, फिर सुमन बहन जी के प्रश्न लेते हैं। मतलब ये जो संजय जी ने अभी जो टोटके और उपाय बताए, इसका असर तो कम होगा ना गुरुदेव, ये टोटके और उपाय करे तो? अगर वो हाँ 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 ठीक है, संजय जी सही है, ये टोटके उपाय बड़ा कारगर होते हैं, समझे। ऐसे नहीं इनका उल्लेख हुआ, होता क्या कि मान लो किसी का है कि एक शादी टूट जाएगी, अब उसने ऐसा शादी किया, फिर उनसे कोई संबंध बना ही नहीं, और शादी करके वो शादी टूट गई, तो ये हुआ कि जो योग बन रहा उस योग से, कई बार ऐसा हुआ कि अभी सन 2000 की बात है कि एक बड़े नेता के कुंडली में जेल योग, कारागार योग था, और जोशी ने उनको बताया था, जब वो उचित समय आ गया ना,
तो जाके तिहाड़ जेल में पहले संपर्क किए कि भाई एक रात मुझे रहने दो, तो वहां रहने नहीं दिया गया। तो वो किसी से मिलने गए, अब उन्हें जोशी से बताया होगा, तो गाजियाबाद के डासना जेल में किसी से मिलने गए और वहीं पे रोटी मंगा के खाए कि जेल की रोटी खाने का योग है, हमने खा लिया। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, टोटका ही है कि उस रोट मान लो किसी कैदी से मिलने गए और रोटी मंगा के वहां खा लिए कि जेल में हमने रोटी खा लिया, हमारा पूरा हो गया। तो एक तरह से टोटके हैं। लेकिन योग जो होता है, कल जैसे सुमन बहन जी ने प्रश्न किया था हमने, ये योग होते तो इसका प्रभाव तो होता ही है। थोड़ा शादी बच जाए तो यहाँ पे बृहस्पति ऑलरेडी शादी बचा रहे हैं। शादी अगर बृहस्पति में पावर है, बृहस्पति में वो है, तो शादी जो है इसमें बच जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सुमन बहन जी प्रश्न कर लें, फिर उसके बाद उषा बहन जी प्रश्न करेंगे। तो जी अगर बृहस्पति 5 डिग्री पर उच्च का रहता है तो हम इसकी राशि को भी तो सोचेंगे कि वो सम का है, विषम राशि का है, मृत प्राय है या बाल अवस्था में है, वो सब चीजें भी तो देखनी पड़ेंगी। बाल अवस्था जब डिग्री हम देख लिए ना बृहस्पति कितने अंश में है, तो हमें पता चल जाता है ना। और होता क्या कि सम विषम राशि का भी अंतर आपका होता क्या कि जैसे सम राशि में जहाँ जो बाल्य अवस्था का होता है वो शिशु अवस्था का होता है, वही जो है विषम में मृत अवस्था सिर्फ पलट देते हैं। लेकिन जो डिग्री के होता है, मेन डिग्री होती है बीच वाला जो पूर्ण पे होता है, बीच वाला अंश जो होता है वो संपूर्ण फल 100% देता है। मान लो 25-50 और हम 100 कर लेते हैं फल, 25%, 50%, 100%, तो वो फल को वही होता है, सिर्फ पलट दिया जाता है। जहाँ मृत होता है उसको शिशु कर लिए, जहाँ क्या कहते हैं वृद्ध हुआ उसको बाल्यावस्था मान लिए, बाकी युवा अवस्था दोनों को बराबर ही हो जाती है। ठीक है, तो ये भी असर होता है कि हाँ उनमें डिग्रियां किसके है। लेकिन अब यहाँ है क्या, देखो यहाँ जो अभी कुंडली का वो बना, शनि क्या है, शनि अष्टमेश है, मतलब शनि अष्टमेश भी है और शनि क्या है, सप्तमेश भी है, और बैठे कहाँ है, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में। अब यहाँ वाणी में थोड़ा दिक्कत, वाणी कठोर इत्यादि होगी। और यहाँ कहाँ सप्तम भाव में बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, क्रोध की अधिकता, क्रोध में उल्टे सीधे वाणी, और मंगल इसमें उच्च के हो गए, जातका मांगलिक, राहु की दृष्टि पड़ गई, अंगारक योग, चोट चपाट। ठीक है, और अब और क्या बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई, तो बृहस्पति सिर्फ मैनेज कर रहे हैं क्योंकि सप्तम भाव मार्केट भी है और अष्टम भाव, अष्टम सप्तम का संबंध बन रहा है। अष्टम सप्तम और द्वितीय जो मारक भाव है सबका संबंध, मृत्यु के भाव, मृत्यु के कारक सभी का संबंध बन रहा है। तो यहाँ थोड़ा अजीब सी दिक्कतें हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब इन सभी दिक्कतों में बढ़िया एक अच्छी चीज है कि इस पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, इस पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, या देवगुरु बृहस्पति उसी में है। सिर्फ अब उनका अंश बल अगर ठीक ठाक अंश बलों में है, अगर 12 से 18 में भी है, 12 से 18 में बृहस्पति है, तो सारे प्रभाव में देखो प्रभाव तो होंगे लेकिन शादी नहीं तोड़ने देंगे। और जो चूंकि जब जब इसमें शारीरिक या मानसिक जातक को कष्ट होगा, क्योंकि तो उससे भी बृहस्पति बचाने का प्रयास करेंगे। कब, जब अगर उनके अंश होगा, अगर 6 अंश तक बृहस्पति है, 5 अंश तो ऊपर भी है, तो बृहस्पति सही कार्य नहीं कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति में समझिए बृहस्पति सही कार्य नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति में थोड़ा सा दिक्कतें आएगी। समझ गए आप, समझ गए कि नहीं आप लोग? उषा बहन जी उषा बहन जी जी गुरु जी कह रहे थे और जो है वो तो मान लीजिए जो होगा वो तो इसके लिए होता है कि शादी टूटे नहीं, उसके लिए उपाय होता है। लेकिन गुरु जी जो आदमी का स्वभाव होता है, रुद्र स्वभाव जो होता है, चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का,
वो तो खुद आदमी को धीमा करना पड़ेगा ना, स्वभाव तो खुद बदलना पड़ेगा ना, कि ऐसे है तो इसको ठंडा करे, एक को तो झुकना पड़ेगा ना। इसमें तो यही मेन उपाय रहे। जी जी जी। तो मंगल थोड़ा हाथ तो उठाएगा ही, क्रोध होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा। शनि अष्टम का होके, अष्टम का स्वामी सप्तम का भाव मारक भाव में बैठा है। तो ऐसी स्थिति में वाणी भी थोड़ा गड़बड़ी होगी। ठीक जी है। गुरु जी, वो सब उठ जाए, लेकिन बहुत रहती है, तेज रहती है, बहुत तेज। इसके लिए लड़का भी मंगलमय होना चाहिए। हाँ, वही हम पूछना चाह रहे थे कि उसके लिए मांगलिक ही देखा जाएगा ना। हाँ, लड़का इसके लिए मांगलिक होना चाहिए। जी। देखो मांगलिक के साथ जो मंगल के साथ मंगल हो तो अनबन तो होगी, लेकिन थोड़ा कम इसमें होगी। जी जी। जी गुरुदेव, सही है ना? हाँ, अब ऐसे में ऐसी की कुंडली बहुत ही जानबूझ के, जिनके सप्तम घर में क्रूर ग्रह हो, अगर मंगल मंगल है तो बहुत बढ़िया। मंगल ऐसे लड़के की खोज की है जिनके लग्न में मंगल है, जिनके चतुर्थ भाव में मंगल है अथवा सप्तम भाव में मंगल है। ठीक है। अष्टम और द्वादश मंगल को नहीं देख करना चाहिए इसमें, क्योंकि ठीक है, अष्टम भाव में और द्वादश भाव को मंगल नहीं होने चाहिए। ऐसा लड़का ढूंढे जिनके लग्न में मंगल हो, चतुर्थ में मंगल हो या सप्तम में मंगल हो, अथवा सप्तम भाव में ऐसे लड़के जिनके सप्तम भाव में राहु इत्यादि ग्रह है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, उसमें शादी करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। और नहीं तो थोड़ा सा ये स्वभाव होगा। उपाय के लिए शालिग्राम की शिला के साथ विवाह करें। ठीक है, शालिग्राम के शिला के और साथ विवाह सप्तम में करें। और सुने शालिग्राम शिला के साथ विवाह, गौरी माइक बंद करिए। और शादी जो है कम से कम 25 वर्ष की बाद में करें, 25 वर्ष तक ही करें। तो उसमें जो कुछ घटनाएं घटनी होती है ना, क्योंकि राहु है सप्तम में, तो केतु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो ऐसे में कई बार ऐसे जातक जातिका उम्र के साथ अच्छा होता क्या कि इनका प्यार इत्यादि भी जो है, एक दो प्यार मोहब्बत टूट जाएगा, उसके बाद शादी करेंगे तो शादी रुक जाएगी। गौरी जी कुछ बोलना चाहते थे, बोले। नहीं गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। बस ऐसे ही सुन रहा हूँ। ठीक है। खुद अब ऐसी स्थिति है क्या, राहु का जब लग्न और उससे संबंध बनता है तो अब ये जातिका भी क्रोध वाली ही होगी। ठीक है, जातिका भी क्रोध वाली, अत्यंत क्रोध वाली। तो ऐसी दशा में क्या कहते हैं, इन्हीं ऐसे लड़कों का चुनाव किया जाए जिनके जो मांगलिक हों, और लड़कों को बचा जाए ऐसे लड़कों से जिनके 12वें और 8वें मंगल नहीं होना चाहिए। मांगलिक कहाँ कहाँ रहे, लग्न से मांगलिक रहे, चौथे से 7वें भाव से, ऐसे लड़के का चुनाव किया जाए। साथ में इनकी थोड़ा देर से शादी की जाए, देर की उम्र से शादी करेंगे तो एक एक दो संबंध विच्छेद, कोई संबंध का मतलब होता कोई शारीरिक संबंध ही नहीं। कई बार लोग फ्रेंडशिप में आते हैं, और फ्रेंडशिप में आते हैं, फिर शादी का वादा हो जाता है, फिर वो टूट जाती है शादियां, तो उसका भी असर ये धीरे धीरे कम हो जाता, तब शादी टिक जाती। तो कोशिश रहे कि कम से कम 25 साल के लमसम उम्र में शादी हो, तो इन दोषों का निपटारा हो जाता है। और शालिग्राम की शिला से या कुंभ विवाह इत्यादि रीत पीपल के साथ विवाह करके तब शादी किया जाए, तो उससे भी जो है ना जो विच्छेदात्मक स्थिति है उसमें वैधव्य योग या और किसी योग से बचा जा सकता है। ठीक है, संतोष जी प्रश्न करें, फिर सुमन बहन जी बोलेंगे। गुरुदेव, अगर लड़की के लग्न में मंगल हो और लड़के के द्वादश भाव में मंगल हो,
तो इनकी तो अनबन तो होती है, लेकिन क्या ये शादी विच्छेद होगी? दस भाव से देखो, लड़की के मंगल कहाँ है? लग्न में। लग्न में, लग्न में। तो सातवें देख, द्वादश भाव वाला कहाँ देख, 1 2 3 4 5 6 7 8वें मंगल देख रहा, 8वां। अब द्वादश भाव वाला अगर लग्न का मंगल है ना, तो द्वादश भाव वाला है क्या कि मंगल थोड़ा गड़बड़ करेगा, ये थोड़ा दूरियां बनाएगा, क्योंकि उसकी आठवीं दृष्टि पड़ रही ना शादी वाले घर पे। आठवां घर क्या होता है, सबको पता है ना, लाइफ एंड का। हाँ, तो कई बार दूरियां बना देगा ये। ठीक है, दूरियां बना देगा आपस में। ठीक है। हाँ, तो सुमन बहन जी प्रश्न करें। गुरुजी, मैं उषा जी से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या लड़की में गुस्सा है? गुस्सा तो होगा ही बहन जी। ज्यादा बहुत ज्यादा। उषा बहन जी बंद कर लीजिए, उषा बहन जी बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। गुस्सा अगर बहुत है, गुस्सा सुमन गुस्सा बहन अगर बहुत है तो एक जल्दी ढल भी जाता होगा। बताना जरा उषा बहन जी। उसको जब चीजें मिल जाती हैं, अभी तो 14 15 साल उसकी उम्र है, हम इसलिए पूछे कि 4 5 साल बाद उसकी शादी करनी है, तो लड़का उसके लिए मंगला ही देखेंगे ना, इसलिए पूछे थे। गुस्से नहीं नहीं, वो वाली है कोई उसको बात जिस। नहीं। हाँ वो हाँ। बोलते लेकिन हैं गुस्से नक गुस्से का चढ़ी बताइए। है, नक चढ़ी, जिसके नक पे गुस्सा रहता है वैसी है वो। हाँ, गुस्से में जब किसी को छोड़ती नहीं है वो। और सबसे बड़ी बात है ना कि उसको केतु जो है लग्न में बैठे हुए हैं, तो जब तक बंद वो कर चीज लीजिए, मिलेगी। माइक बंद कर लीजिए बहन जी, माइक बंद करिए। सुनो, अब उसका स्वभाव कैसा है। जब आपके पास कुंडली आ गई है तो स्वभाव तो आप अपने हिसाब से जाएंगे। मंगल है, क्रोध की अधिकता, और ऐसा क्रोध धैर्यहीनता की कमी, मुंह पे ही बोल लेगी जिसको जो कुछ बोलना होगा। उच्च का मंगल है, चाहे सामने वाला बात ही क्यों न हो, कितना बड़ा ही प्रभावशाली हो, अंदर से भले ही डरती रहेगी, लेकिन सामने काल भी आ जाएगा। और राहु का क्रोध मिल रहा है इसमें। ठीक है, राहु का सीधा संबंध लग्न से हो रहा है, क्योंकि ग्रह जहां बैठता है उससे ज्यादा प्रभाव कहाँ रहता है। और उस समय क्रोध में सामने काल भी आ जाएगा तो उसको जवाब देगी, शेरनी की तरह चिघाड़ेगी। दिक्कत क्या है, ऐसे लोग जिस काम में जाएंगे हर काम में थोड़ा आगे, सिर्फ इनका हर चीज में आगे, पढ़ाई में हो, खेल में हो, कूद में हो, बोलने में हो, हर चीज में आगे। इनको जल्दी कोई पछाड़ नहीं सकता, लेकिन ये एक निर्णय शक्ति की अब इनकी कमी आ जाती है। ये सोच रहे हैं कि हम बनेंगे एमबीबीएस, चली जाएंगे इंजीनियरिंग लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन की सोच है, चले जाएंगे आर्ट लाइन में, कला में क्षेत्र, मतलब अब इनमें आप उसका निर्णय शक्ति की कमी, और इनका काम, क्योंकि राहु केतु का संबंध जब लग्न से, कई बार सरदर्द, क्रोध की अधिकता से सरदर्द, अपने आप में ही घूमते रहना। अब इनके अंदर एक चीज और होती है, ये ख्वाबों में जीते हैं ऐसे लोग। राहु करता क्या, स्वप्नों में इनको जिलाता है, नींद की कमी। अगर ये सूर्योदय से पहले जगना शुरू कर दे तो कम है, अगर ये रात जगना कर दे तब भी इनका जीवन, कई बार इनका समय से भाग्य न काम, कई बार ये निराशा के शिकार हो जाते हैं। और निराशा के शिकार हो जाते हैं तो आत्महत्या इत्यादि के भी बारे में कई बार खैर आत्महत्या नहीं करेंगे, गुरु की दृष्टि है, वैसे भी आत्महत्या नहीं, लेकिन इनके मन में विचार बार बार आत्महत्या का आएगा। ऐसे लोगों के मन में विचार आत्महत्या, जब गुस्सा होंगे, घर पे गुस्सा होंगे, मर जाऊंगी, फांसी कर लूंगी, ये कर लूंगी, इस ढंग के भी विचार से भी ग्रसित होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, चलिए नवल जी प्रश्न करें। तो सही बोले हैं गुरुजी। गुरुजी हाँ, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, यदि लगन में मंगल और केतु, लगन में मंगल और केतु हो और सप्तम भाव में शनि और राहु हूं, तो शादी कब करें, और क्या इसमें शादी का मांगलिक है या
नहीं है। इसके साथ में गुरु जी ये जानना चाहूंगा कि अगर राहु है और मंगल है तो पति पत्नी में विरोधाभास रहेगा या विच्छेद हो जाएगा? बहुत बढ़िया। देखो, दोनों विच्छेदात्मक ग्रह, और मंगल के साथ केतु, क्या केतु भी कुजूवत फल देता है, जल्दबाजी में आकस्मिक फल दे देता है। आप सोच ही नहीं रहे हो, आकस्मिक फल दे देता है। तो राहु की दृष्टि, क्रोध की अधिकता, और जब लग्न से संबंध बन जाता है राहु केतु तो दिमाग हर लेना। जब क्रोध होगा ना, उसे तो बड़े दिमाग होंगे, चाल प्रपंच इन चीजों में ऐसे लोग बड़े माहिर होते। राहु बहुत सातिर दिमाग वाला, लेकिन क्रोध में वो सारे ज्ञान उनके भूल जाते हैं, और क्रोध की स्थिति में सरदर्द इत्यादि। तो ऐसे में है क्या, कई विच्छेदात्मक ग्रह है। रही बात शादी की, तो वही हमने बताया कि लेट से लेट शादी करें, 21 वर्ष के बाद, बल्कि हो सके तो 24-25 साल में शादी करें। तो ऐसे लोग, चूंकि लग्न से जब राहु केतु का संबंध बनता है तो आपके व्यक्तित्व से संबंध बन जाता है, थोड़ा तेज कर देता है। लेकिन राहु है क्या, हर जगह छल कपट छलावा। तो ऐसे लोगों की कई बार जो है उम्र से पहले वो सयान हो जाते हैं। उनका प्यार, ऐसे लोगों का प्यार भी उम्र से पहले हो जाता है। और लोगों का प्यार होता, प्यार इत्यादि होता क्या, वो लोग मान लो किसी से प्यार कर भी रहे तो मन ही मन कर रहे हैं। कोई लड़की, देखो, प्यार करना, लड़की लड़के जो भी हैं, हम आप जितने भी हैं, किसी न किसी से तो कोई ना कोई आकर्षित होता है। लेकिन हमारे अंदर समाज का लाज होता है, शर्म होता है। हमने देखा कोई लड़की बड़ी अच्छी है, कोई औरत बड़ी अच्छी है, लेकिन अच्छी है, लेकिन हमें उससे मन में विकार भी आया तो समाज देखना, मान सम्मान वहीं रोक दिया। लेकिन राहु केतु का जब प्रभाव आता है तो उनके मन में जो आया वो कह देते हैं। गुरु का है, क्योंकि आकर्षण ये प्रभु ने बनाया ही है कि विपरीत लिंगी आकर्षण। एक जो स्त्री श्रेणी होती है उनको पुरुष से आकर्षण, और पुरुष को स्त्री से आकर्षण। ये तो मनुष्य या जीव जंतु सब में ही जो विपरीत लिंगी आकर्षण एक स्वभाव ही होता है। लेकिन जब धर्म से है, आप अच्छे आचरण से है, तो मन में होता क्या, आकर्षण होगा, सुंदरता आप देखें, लेकिन आप उसको प्रकट नहीं करेंगे। आप उसको दबाएंगे 2 घंटे 4 घंटे बाद, फिर आपका ही मन बताएगा नहीं गलत है यार, ये चीज गलत है, वो मामला डिलीट हो गया। लेकिन राहु केतु का जब संबंध लग्न से होता है तो जिसके प्रति आकर्षण होता है तो वो फिर दबाएगा नहीं, वो प्रकट करेगा, बताएगा, और वो हर हालत में लेना चाहेगा। लेकिन इतना कर देगा, लास्ट में होता क्या, राहु का प्रेम क्या छलावा है, छाया ग्रह है। प्रेम करेगा, 10 दिन प्रेम रहेगा, 5 दिन प्रेम रहेगा, लेकिन स्वभाव में क्या क्रोध है, लड़ेगा, क्रोध खत्म, और जब खत्म हो जाएगा तो छोड़ ही देगा, तेरे जैसे 20 आते हैं। ठीक है, इस ढंग से होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर इनकी शादियां लेट होती है तो भले ही कोई जरूरी नहीं शारीरिक संबंध ही बने, किसी के प्रेम संपर्क में आएंगे, किसी से प्रेम में रहेंगे, रिलेशनशिप में रहेंगे, पढ़ते समय, उससे क्या कहते हैं, स्कूल जाते समय, कार्य क्षेत्र में कहीं काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, आदमी जब काम करता है तो एक दूसरे से लगाव प्रेम हो ही जाता है। वो कोई जरूरी नहीं कि शारीरिक संबंध ही हो, तो वो प्रेम होगा। उसके बाद किसी बात से लड़ झगड़ के मन में विचार भी आ गया कि ये बहुत बढ़िया आदमी है, इससे हम शादी करूंगी या इससे मैं शादी करूंगा, मन में विचार आ गया, मानसिक शादी तो हो ही गई, भले ही वो प्रकट नहीं की गई। 2 महीने बाद, 1 महीने बाद लड़ाई हुई, झगड़ा हुई, वो शादी टूट गई, मन की शादी मन में ही टूट गई। अगर इस प्रकार के युग 2 बार होते तब तो शादियां टिक जाती हैं, ठीक है। और नहीं तो लड़कपन में शादी हो गया, अच्छा 15 दिन की शादी होती है तो 7 दिन, अब तो खैर लोग दोबारा विवाह पुनर्विवाह कर लेते हैं। लेकिन प्राचीन काल में तो होता था कि कई ऐसे कहानियां हमने भी देखा है कि शादी हो गई थी, पहले के जमाने में 5 साल 7 साल 3 साल के बाद गौना देते थे, और अपने पति को देखे भी नहीं होती थी, और पति के पास गई नहीं, ऐसी स्थिति में शादियां टूट जाती थी, या शादी में कुछ अनहोनी हो जाती थी, तो रह जाती थी कुंवारी। पूरी जिंदगी जो है उसी पति का, जिस पति का मुंह भी नहीं देखी है, उसी का आश्रय लेकर 7 जन्मों का संबंध आके
वो विवाह नहीं करते थे। तब उन जमानों में शादियां टूटती थी, तब कम उम्र में शादी होती। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में उससे पहले कई बार संबंध विच्छेद, क्योंकि पहले जो है भाई बंधु के आगे भी बहनें जो है सर झुका के, जब सयानी हो गई, शादी लायक हो गई, शरीर के कुछ लक्षण बदले, तो भाई के आगे भी शर्म करके, चाहे छोटा ही भाई क्यों ना, उसके आगे नीचे मुड़ी करके निकल जाती थी। और उसको भी डरते थे कि भाई कोई डांट न दे हमें किसी बात पे, शर्म। लेकिन आज का है क्या कि समाज बदल गया है। पुरुष और महिला साथ साथ कदम से कदम मिला के काम करते हैं। एक तो जाहिर सी बात है कि कई बार आप परस्पर जो है प्रेम भी हो जाता है, और चाहे वह प्रेम मानसिक प्रेम ही हो, तो ऐसी स्थिति में आपस में लड़ाई भी हो जाती है। लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, प्रेम हुआ, तो वो जो चीजें होती है कि नहीं वैधव्य योग है, शादी टूट जाएगी, वो फिर बीच में खत्म हो जाता है। तो वो चीजें नहीं रहेगी, इसीलिए आ, थोड़ा ज्यादा उम्र में शादी की सलाह दी जाती है। ठीक है बहन जी, समझ में आ गया सबको? नवल जी प्रश्न करें। जी गुरु जी गुरुदेव। माफी चाहूंगा थोड़ी सी। अगर मंगल की तो अष्टम दृष्टि दृष्टि जाएगी, और केतु की 5, 7 और 9, और शनि भी है इसमें, शनि की तीसरी 7वीं और दृष्टि जाएगी। फिर राहु भी है, तो राहु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि जाएगी। तो गुरुजी इनका भी कोई अलग अलग भाव पे असर आएगा? देखो है क्या कि पहले ये देखना जाता है कि अगर कोई अष्टमेश ग्रह की, इसमें जो है कोई अष्टमेश तो नहीं है, कोई अष्टमेश की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, या ऐसे कोई ग्रह है जो ना 8वें भाव के स्वामी है, या 8वें में बैठे तो नहीं, ने 8वें भाव में बैठ के उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित ही यह हानिकारक दृष्टि है। 12वें भाव में बैठ के कोई ग्रह दृष्टि डाल रहा है, तो निश्चित ही यह हानिकारक दृष्टि है। बाकी जो दृष्टियां हैं वही लड़ाई झगड़ा क्रोध, ठीक है, यही होगी। अगर कोई अष्टमेश होके या 8वें जी घर में गुरु। बैठ के, द्वादश होके या द्वादश घर में बैठ के दृष्टि डाल रही है, तो निश्चित ही कहीं न कहीं से जो है ये दिक्कत करेगी, शादी में जो है परेशानी, या शादी में दूरी बनाए, या कई बार शादी तोड़ भी देती है। बोले बोले गुरुजी आप। एक क्लास ना वो विजातीय विवाह का भी रख लेना, जो इंटरकास्ट मैरिज होती है। जैसे राहु बैठा सप्तम में, तो इंटरकास्ट मैरिज का भी रहता है। तो क्या सूर्य के बैठने से भी इंटरकास्ट मैरिज होने के चांसेस होते हैं? नहीं बहन, सूर्य से नहीं होते। सूर्य होता है आत्मा का कारक राजा। कोई और ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, या कई बार नीच राशियां सूर्य की नीच राशि पड़ जाए शनि, आ, यस, तो या कहीं से शुक्र का संबंध बन जाए, या कहीं से जो है सूर्य के अलावा, सूर्य है क्या राजा, आत्माओं से राजा के लिए जो है ना, राजा के लिए कोई बहुत महत्व तो नहीं करता जात, लेकिन तभी सूर्य से तभी जात इंटरकास्ट मैरिज होती है जब कहीं और किसी ग्रह के, राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है ना इंटरकास्ट मैरिज होता है। देखो होता क्या कि दूसरी जात की जो शादियां होती है, अगर शुक्र और मंगल की युति या दृष्टि हो जाए, राहु शुक्र की दृष्टि हो जाए, तो ऐसी स्थिति में होती है। अब प्रेम विवाह की बात किया जाए, तो प्रेम विवाह 5वें घर, 7वें घर और 11वें घर के में जब भी आपस में संबंध बन जाए, या इनके ग्रहों का आपस में कहीं युति हो, तब प्रेम विवाह का चांसेस आता है। मान लो 5वें घर में शुक्र है, और 7वें घर में शुक्र की राशि हो गई, सप्तमेश जो है जाके 5वें घर में बैठे हैं, या 11वें घर के स्वामी आके 7वें भाव में बैठ गया, तो ये प्रेम विवाह क्या हो गया। अगर इसी में क्या कहते हैं, कब या कहीं से जो है 7वें घर का स्वामी 11वें घर का स्वामी युति बना के, या 7वें घर का 5वें घर का स्वामी युति बना के बैठ जाए, तो वह प्रेम विवाह के चांस, मतलब सप्तम, एकादश और
पंचम का जब भी संबंध बनता है तो वह प्रेम विवाह का संबंध या जान पहचान में विवाह का विवाह की ओर इशारा करता कि ऐसे लोगों के विवाह जान पहचान में या प्रेम विवाह से होगा। 11 ठीक का है, संबंध होना जरूरी है? 11 वही बताए एकादश भाव ना। नहीं, 11 का संबंध होना जरूरी है पंचम सप्तम से, ये पूछ रही। जरूरी है 11 का संबंध, तभी लव मैरिज होगी। देखो, चाहे 5वें 7वें का संबंध बन जाए, 11 का संबंध न बने तो कोई बात नहीं, या 11वें 7वें का संबंध बन जाए, या 11वें और 5वें का संबंध बने और कहीं से 7वें घर पे दृष्टि इत्यादि पड़ जाए, इनके जब इनके आपस का संबंध बनते तो वही स्थिति होती प्रेम विवाह की। कब? प्रेम विवाह इन्हीं तीनों घरों से देखा जाता है। ठीक है, और भी विद्वानों का और भी है, लेकिन हमने जो अनुभव किया है इन्हीं 3 घरों से अनुभव किया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। हाँ, इनके स्वामी के कहीं आपस में अगर युति भी हो जाए तो भी प्रेम विवाह के ओर इशारा करते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? चलते हैं और किसी सूत्र की ओर चलते हैं। अब जी गुरुजी, एक प्रश्न हमारा है। प्रश्न करें, गुरुजी, प्रश्न करें। गुरुजी, जैसे कुछ लोग विवाह करते समय कुंडली का मिलान करते हैं, तो उसमें जैसे मान लीजिए नाड़ी दोष हो गया या और जो भी कोई दोष होते, तो इन सब दोषों का कोई परिहार भी है? रवि जी, है क्या कि हमारे 36 गुण होते हैं, 36 गुण होते हैं, और जातक के जो है 36 गुण अगर मिल जाते हैं तो शादी के लिए जो है, अब 36 में 36 तो सबको मिलते नहीं, तो ये कहा गया अगर 18 के ऊपर गुण मिल रहे हैं तो शादी कर लेना चाहिए। अब मान लो कि किसी के 24 गुण मिल रहे हैं और लेकिन नाड़ी दोष मिल रहा है जी। हाँ, तो नाड़ी दोष किस लिए होता है? क्या संतान उत्पत्ति के विचार किया जाता है, तो शादी आप अब 24 गुण मिल रहे हैं, ठीक है, और फिर ग्रह मैत्री इत्यादि सब कुछ मिल रहा है तो आप शादी कर लो। नाड़ी तो का संतान उत्पत्ति का होता है, लेकिन संतान उत्पत्ति हो जाती है। यह रिसर्च आया है जो हम लोगों के में होता है कि सगोत्री अपने गोत्र में शादी नहीं करना चाहिए, ये चीजें, क्योंकि रिसर्च आया कि विदेशों में, विशेषकर हमारे मोहल्लों में शादियां होती हैं, वो आपस में एक जात में खून का रिश्ता बिरका के शादी कर लेते हैं। खून का रिश्ता मतलब अपने क्या कहते हैं, खून का क्या है, दूध का, हाँ, दूध का रिश्ता, वो चाचा के लड़की के साथ भी शादी कर लेते हैं बाबा। तो इसलिए पता चला कि जो विकलांगता की श्रेणी है बच्चों में, विकलांगता या अकर्मणता की श्रेणी है ज्यादा, तो उन्हीं में आई। किसमें? ज्यादातर मोहल्लों में, उन बच्चों में जिनमें आपसी घरेलू शादियां हुई, उनमें विकलांगता की श्रेणी ज्यादा आई। तो इसलिए जो है, इसलिए हमारे महर्षियों ने, हमारे उसने थोड़ा सा रोका था कि अलग अलग गोत्रों में शादी की जाए। ठीक है, तो अगर कहने का मतलब 24-25 गुण से ऊपर आ रहे हैं तो थोड़ा सा, लेकिन ब्राह्मण वर्ग में नाड़ी दोष देख लेना चाहिए। ठीक है, एक ही नाड़ी के नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मान लो 34 गुण मिल रहे हैं, 32 गुण मिल रहा है, तो सिर्फ नाड़ी दोष है, तो संतान उत्पत्ति का और सारे गुण है जिसके कारण संतान उत्पत्ति हो जाएगी, और तब शादी कर लेना चाहिए। ठीक है, मान लो नाड़ी दोष भी आ रहा है, लेकिन गुण कितने मिल रहे हैं? 34 गुण मिल रहा है, 32 गुण मिल रहा है, तो चूंकि सारे गुण तो मिलेंगे नहीं, कोई ना कोई दोष तो आता ही रहेगा, तब सबके सब गुण नहीं मिलते ना। मान लो इसमें नाड़ी दोष है, किसी में पता लगे भ्रुकुट दोष है,
किसी में कुछ जी। दोष, लेकिन अगर गुण ज्यादा मिल रहे हैं तो शादी कर लेना चाहिए। अच्छा गुरुजी, इन सब दोषों का कोई परिहार भी, जैसे मान लीजिए किसी के कुंडली में गण दोष आ गए या नाड़ी दोष आ गया, तो कुछ इसका परिहार भी है कि नहीं है? परिहार नहीं देखा जाता है ना, जैसे मान लो पहले देखा गया कि भ्रुकुट माने का आपके ग्रह कौन है, नाड़ी से हमने बताया कि नाड़ी खून का जो संबंध होता है ना, खून का संबंध। अब इनका परिहार नहीं होता, ये होता कि आदमी का स्वभाव है, मान लो जी। स्वभाव है। अब एक देव श्रेणी का ग्रह है, एक दैत्य श्रेणी का ग्रह है, तो जाहिर सी मतभेद होगा। कई बार पति पत्नियों में होता मतभेद, लेकिन शादी चलती है। वो बोलेगा, कई बार ऐसे पत्नियों को होता का आप बोल लो ना कि ये काम मैं नहीं करूंगा, तो बोले नहीं इसको कर लो तुम। आप बोल रहे इसको अच्छा। करूंगा, तो कोई चीज आप बोल लो कि इसको कर लो तो नहीं करेगी, तो लेकिन फिर भी शादी चल रही, रिश्ता भी बड़ा बढ़िया चलता है, एक अच्छा समझदार हो। गुरुजी, एक मिनट, जैसे हाँ। नाड़ी दोष जो है ये शायद विशेष ब्राह्मणों में ही देखा जाता है। वो नाड़ी दोष के लिए परिहार बताया है, गोदान करना है, उसका परिवार दिया है, और एक नाड़ी दोष की शांति भी बताई है। और गोदान करने से, गोदान सुवर्ण दान नाड़ी दोष का भी है। और एक गोत्र भी जो रहता है ना, तो गोत्र का भी उसका बताया है धर्म सिंधु में। एक गोत्र हो गया तो जो लड़की को क्या करना है, दूसरे गोत्र में दत्तक देना है, गोद में देते हैं, तो फिर उसका गोत्र भी बदल जाता है और वो शादी करने के लिए भी अच्छा होता है। और ऐसा संजय जी, धर्म सिंधु में। दूसरी बात, अगर लड़की का नामकरण किसी मंदिर में दूसरे नाम से कर जाए तो भी ये साध्य हो सकता है? नामकरण से नहीं होता है, दत्तक विधान करना पड़ता है। माइक बंद कर लीजिए दोनों आदमी। संजय जी, संतोष जी, आजकल लड़कियों का जो उम्र हो रही, गवर्नमेंट ने 22-21 साल रख दिया है। अब नामकरण तो गवर्नमेंट से आजकल आधार भी बन रहा है, नाम कैसे बदल लोगे, है क्या? सुनो, आजकल तो आपका यूनिक पहचान भी बन रहा है, आधार भी बन रहा है, और नामकरण जो हो रहा है ना, आपके जब स्कूल का नाम हो जाता है तो नाम कैसे बदल लोगे? थोड़ा जी सा जो गुरुदेव, चालू नाम बंद जो कर, रहता है, माइक बंद करो, माइक बंद करो। सुनो, थोड़ा सा जो संजय भाई ने बताया कि आपका मान लो एक ही गोत्र हो रहा है, तो किसी को दत्तक बना लो, मान लो मामा को दे दो, उस लड़की को मामा को दे दो जिनका गोत्र अलग है, तो वो मामा ने उसको गोद ले लिया, गोद ले लिया, तो चूंकि अब वो लड़की मामा के यहाँ चली गई, तो उनके गोद की उनके यहाँ की हो गई, और मामा के गोत्र से तब जाके मामा ने शादी कर दिया उसी गोत्र में। तो क्योंकि मामा के यहाँ की कन्याएं आपके गोत्र में आ रही हैं, मामा के यहाँ की कन्याएं आपकी माँ इत्यादि आपके गोत्रों में आए हैं, तो ऐसे वो फूफा को दे दिए। और तो इस ढंग से थोड़ा सा गोद इत्यादि करके कर सकते, वो भी विकल्प है। जिन कारणों से सगोत्री शादियां मना की गई थी कि सगोत्री शादी न करें, तो उन कारणों से यही था कि हमारे जो है कहीं न कहीं खून रिलेशन, धर्म रिलेशन, एक ही गुरु के एक ही उसके शिष्य हैं, तो हमें आपस में शादी नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें हैं, वो कहीं न कहीं विकल्प है। जैसे लोग अपने ही गांव में शादी नहीं करते, लेकिन कुछ लोग करते हैं कि हमारे गांव में चूंकि अपने रिश्ते होते, कोई चाचा लगे कोई भाई लगे, तो अपने ही गांव में अपनी लड़की की शादी नहीं करते, थोड़ा दूर करते। कुछ लोग तो ये भी विचार करते हैं हमें पूरब से लड़की लाना है, क्या कहते हैं, दक्षिण से लड़की लाना है, पश्चिम और उत्तर देना है। कुछ लोग तो अपनी अपनी दिशाओं की बात होती है वैसे करते हैं, तो उसी हिसाब से इस नियम को है, ठीक है, कि जो सगोत्री शादी नहीं करना चाहिए, आपस में शादी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हिसाब से हो रहा है। क्योंकि अब गोत्र तैयारी पहले होता था कि सबकी अपनी अपनी परंपरा होती थी, अलग अलग गोत्रों के, अब सबका परंपरा सब भूल गया है। सब एक साथ उठ रहे हैं, सब एक साथ बैठ रहे हैं, सब एक साथ खा रहे हैं,
सबके नियम धर्मावली बदल चुकी है, इसलिए बहुत ज्यादा वो नहीं है। लेकिन वो भी जो संजय जी बताए वह विकल्प का है, ठीक है, कि सगोत्री में हो किसी को लड़की दान कर दो, जिसको दान कर दिए, जिसने गोद ले लिया उस लड़की के, तो उसका गोत्र उसको मिला और उसने उस लड़की को दान कर दिया, सगोत्री का। लेकिन वो चीज मिट गया। संतोष जी कुछ बोलना चाहते थे, उन्होंने बोला माइक बंद कर लो, बोले आप। गुरुदेव हमारा ऐसा हो गया है, हमारा ऐसा हो गया है एक गोत्र का। तो हमारे चाचा जी बोले अपन पंडित, हाँ हमारे चाचा जी बोले अपन पंडित जी है, अपन लोगों को बताते हैं कि गोद में लेके शादी करो, तो अपन क्यों नहीं करने का है, तो अपन नहीं करेंगे ऐसा। तो हमारा भी एक गोत्र था, तो लेकिन हमारे हमारे मिसेस को गोद में दे दिया दूसरे को, वो गोत्र बदल गया, विधिवत किया, लेकिन वो सब पूरा विधान कर दिया, वो सब जी पूजा जी रहती है। ठीक है, ठीक है, हाँ। वही चीज होगी, बंद कर। संतोष जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोले। जी गुरुदेव, मैं कह रहा था जो चालू नाम से जो पत्रिका मिलन होता है, तो ऐसा कुछ मंदिर में जाके और नाम बदल के उसके कान में वो फूक के वो जो ये बांटते हैं नामकरण होने के बाद, वैसा करके भी ये शादी हो सकता है गुरुदेव? माइक बंद कर। देखो वह विकल्प हुआ, विकल्प है क्या, जैसे शादी आप देखने गए और लड़के लड़की की देखा, उसमें गुण मान ले 10 गुण मिल रहा, 15 गुण, और आपने कहा हम शादी इसी से करेंगे, हाँ तो शादी के तो अब नाम से चेक करने लगे। पहले तो जन्म कुंडली से मिलाए, जन्म कुंडली से नहीं मिल रहा, तो ये होता है यार, जो बुलाने का नाम होता है ना, उसका भी कुछ न कुछ ग्रहों से कनेक्ट होता, असर होता है, उन ग्रहों से भी कोई संबंध होता है, जिससे देख लो। देखो दो विधि होती है, जो हम हमारे नाम बुलाए जाते हैं, आप देखते हो ना, कई कई लोगों में कई नाम होते हैं, और कुछ न कुछ वो गुण एक दूसरे के नाम से मिलता जुलता रहता है। कुछ बोलते हैं फला नाम का आदमी चोर होते हैं, कुछ बोलते हैं फला नाम की लड़कियां जो है थोड़ा चरित्र में गड़बड़ होती है, और कम से कम 20-25 लड़कियों पर रिसर्च भी की है, तो आपको लगा कि नहीं गड़बड़ है। लेकिन फिर भी वो चीजें सही नहीं है कि आप सारी लड़कियों को बोल लो कि उस नाम की है तो गलत है, या आप सभी लड़कों को बोल लो कि इस नाम से है तो चोर है। ठीक है, उस नाम का असर पड़ता है तो नाम से, लेकिन अब मान लो नाम से नहीं मिला, तो किए क्या, फूंक उनके नाम जाके फूंक लिए कान में, लेकिन डॉक्यूमेंट में नाम तो वही चलते हैं ना, अपने मर्जी से नाम नहीं। वो जो नाम होते थे ना, जैसे मान लो तो गुरु के यहाँ जाए, गुरु के यहाँ क्या, तो गुरु ने किया क्या, कौन गुरु, तपोबली गुरु होते थे, वो करते क्या, तो उसको शिष्य में ले लेते थे। अभागे को भी जब वो गुरु अपना शिष्य बना लेते तो सभागा हो जाता था, वह पुत्र स्वरूप हो गया। मान लो उसको पिता के लिए कष्ट है, लेकिन जब गुरु के शरण में आ गया तो पिता के लिए भी उनके तप बल से उसका पिता का कष्ट जो भंग हुआ। और तो गुरु लोग अपना नाम देते थे, जैसे अभी हमारे वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम क्या है, आदित्यनाथ जी। उनका नाम जानते योगी हो क्या था पहले? आदित्यनाथ जी। हाँ योगी आदित्यनाथ जी। हाँ, उनका पहले का नाम जानते हो क्या था? जी नहीं गुरुदेव। उषा बहन जी, आपको मालूम है कि आपके गोरखपुर के हैं वो, उनका नाम क्या था पहले? गुरुजी उनका नाम कुछ अलग था, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, उनका नाम अलग है, अजय की पता नहीं क्या कुछ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत उनका उनका नाम अजय अजय विष्णु था, और वो बीएससी कर रहे थे। उस समय कॉलेज का कोई टूर आया था गोरखनाथ धाम, तो गुरु गोरखनाथ जी की उस समय क्या कहते हैं महंत थे अवैधनाथ जी, तो उनसे परिचय हुआ, और उनसे हुआ संयोग ऐसा हुआ कि कुछ डॉक्यूमेंट्स इनके पेपर्स थे, स्कूल के पेपर, वो गायब हो गए, और वे आए उनसे मिलने के, गुरु जी से पूछूंगा कुछ हो सकता उपाय बताए, और उनकी अब इनके अंदर कुछ क्षमताएं देख के गुरु ने इनको शिष्य बना लिया, और यहीं रह गए। गोरख की उत्तराखंड के थे, इनको पीठाधीश्वर बनाया और इनका नाम ही चेंज कर लिया, अजय कुमार बिष्ट से इनका नाम क्या कर दिया, आदित्यनाथ रख दिया, क्योंकि नाथपंथी महात्मा के संत थे, तो
आदित्य रखा और नाथ पंथी के थे तो नाथ रख दिया, और योगी इनका सरनेम लगता है तो आदित्यनाथ योगी, तो ऐसा नाम दे दिया। तो अब जो गुरुओं के दिए नाम होते हैं, जो गुरुओं ने नाम कर दिया, ठीक है संतोष जी, जी जी गुरुदेव। हाँ गुरुओं ने नाम कर दिया तो वहां गुरु की भी प्रभाव आ गए ना। तो गुरु तो करता है क्या कि गुरु बिना ज्ञान ही नहीं होता, तो गुरु के प्रकाश से फिर वो अलग चीज हो गई। तो जो नाम फूकने क्या है ना, वो सिर्फ नाम फूकने से असर नहीं पड़ता, व्यक्ति जिस माहौल में पैदा है, जो उसका स्वभाव है। गुरुदेव हमने गुरुदेव सुनो या बात पहले पूरी, या तो वो पूरा गुरु का स्थिति, मान लो आप जिस माहौल में पैदा हुए, आपका स्वभाव क्या है, उग्र स्वभाव है, किसी का स्वभाव बड़ा दरुण है। अब जो बड़ा कोमल स्वभाव का हो उसको राजा बना दे, बोल चल लड़ाई लड़, तो लड़ाई नहीं, कभी जिंदगी में लड़ाई नहीं, तो कैसे लड़ लेगा। या कोई उग्र स्वभाव का है और उसको बोले मीठे वचन में बोलो, किसी को गलत नहीं बोलना, तो उसके हैबिट में ही है, उसके हैबिट में ही है उग्र स्वरूप। सबको कड़वा बोला तो कैसे मीठी वचन बोल लेगा, लेकिन बोल लेगा कब, किसी अच्छे गुरु के पास आ जाए कि इस ढंग से समझा के कर दे कि बेटा ये जो बोलते हो कट वचन है, और कट वचन से तुम्हें जो है अपयश मिलेगा, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। और ऐसे समझा करके ऐसा मंत्र कान में दे दे कि व्यक्ति अपना स्वभाव बदल दे। समझ गए ना, व्यक्ति अपना स्वभाव बदल दे, तब तो ठीक है। जो कान में डालते हैं ना, व्यक्ति अपना स्वभाव बदल दे, लेकिन वो कौन कर सकता, श्रेष्ठ गुरु। ऐसे नहीं किसी से कान में फुकवा दो तो वो कर जाए। माइंड को आपके जी मैं ये कह रहा था गुरुदेव, माइंड को और आपके स्वभाव को चेंज कौन कर सकता है, श्रेष्ठ गुरु। श्रेष्ठ गुरु योग्य व्यक्ति, योग्य व्यक्ति, ठीक है। सिर्फ कान में फुकवाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। आपने गुरु से दीक्षा लिया और योग्य गुरु मिल गया। बड़े बड़े जैसे वाल्मीकि, उदाहरण आता है, वाल्मीकि क्या थे, चोरियां करते थे, बदमाशी करते थे, पकड़ के लोगों को छीलते थे, और जो ज्यादा इधर उधर करता था उसकी उंगली काट करके, अंगुल बलि नामक डाकू थे, अपने माला पहन लेते थे। लेकिन श्रेष्ठ गुरु का पड़ा किसके, नारद जी का, चेंज कर दिया स्वभाव ही, और बन गए महात्मा। और एक डाकू, एक बदमाश, क्या डाला, रामायण जैसा महाकाव्य संस्कृत में पीएचडी में भी लोग रिसर्च करते हैं। तो कान फुकवाओ से श्रेष्ठ गुरु से। आप पता लगा मंदिर वाले उस बाबा से फुकवा रहे हो जो खुद ही देख रहे हैं कि जजमान आए तो 10 रुपया चढ़ाए तो ठीक है, 10 रुपए वाले की इज्जत नहीं, 50 वाले। अगर वह श्रेष्ठ गुरु है जिसके रहने से, मान लो बंदे में मांगलिक है, बड़ा क्रोध ही सब कुछ है, और किसी ऐसे महात्मा से, ऐसे संत से मिला दिए कि उसने क्रोध करना बंद कर दिया, त्याग दिया, और वह बिल्कुल सद्भावना में रहने लगा। जैसे अशोक बड़े बड़े लड़ाई लड़े और कलिंग का युद्ध जीत करके बौद्ध हो गए। तो अगर ऐसा गुरु मिलता तो उसके कान से जो है कान से करने से तो उसके वो ग्रह दशा परिवर्तित हो जाते। सिर्फ पैसे कान फूकने वालों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आशा है आप लोग समझ गए होंगे हम क्या बोलना चाहते हैं। गुरुदेव ऐसी हुई है गुरुदेव हमारे जी, ऐसी शादी है। ठीक है, ठीक है। सुमन बहन जी है, सुमंगल ज्योतिष से सुमन बहन जी चली गई कि है? नहीं, उषा बहन जी है, उषा बहन जी। हाँ, संतोष जी जो बोल रहे हैं ना कि कान में कोई दूसरा नाम फूंक दो तो उससे भी जो है शादी संबंधी जो उल्टी सीधी वो होती वो कम हो जाती। वो जानते क्या है वो होता क्या, देखो जन्म कुंडली के हिसाब से जो ग्रह होते हैं, जो ग्रह होते हैं व्यक्ति का, जन्म कुंडली के हिसाब से जो ग्रह होते हैं उन्हीं के हिसाब से व्यक्ति का स्वभाव का वर्णन होता है कि व्यक्ति क्रोधी होगा कि गुस्सैल होगा कि
नेक दिल होगा या क्रूर हृदय वाला होगा, हाँ, जी उसमें दया भावना होगी कि नहीं होगी? मैंने, हाँ, उसमें दया भावना होगी कि नहीं होगी? अब है क्या कि मान लो क्रूर हृदय है और किसी अच्छे गुरु के शरण में आया जिससे दीक्षा ले लिया, और गुरु ने ऐसा उसको सिखाया, ऐसा सिखाया कि वो क्रूर हृदय के बजाय बिल्कुल सुहृदय हो जाए, अच्छा हृदय वाला, सबकी पीड़ा समझे। तो इसलिए जी उसके कान में, तो गुरु करते क्या, जो गुरु श्रेष्ठ गुरु होते हैं ना, वो अपने जी शिष्यों का नाम, मैंने माइक बंद कर लूं, मैं अभी आपसे प्रश्न करता हूँ, माइक बंद कर लीजिए। तो होता कि जो श्रेष्ठ गुरु होते हैं ना, वो अपने शिष्यों का जो है नाम भी बदल देते हैं, और अपने हिसाब से नाम करके, और भी आपके एक रेमेडी आती है नाम चेंज करने की, ठीक है, किसी के नाम में ए बड़ा करके बी बड़ा करके, उसमें दशाएं, ग्रहों की दशाएं बदल जाती है। ये करते हैं न्यूमरोलॉजी वाले। हमारे में कोई न्यूमरोलॉजी जानते हैं आप लोग? इसमें जितने नहीं लोग जी हैं कोई नहीं नहीं जानते? नहीं, चलो, वैदिक न्यूमरोलॉजी में ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत मैं न्यूमरोलॉजी भी जानता हूँ। आप लोगों को न्यूमरोलॉजी और टेरो, टेरो भी हम बीच में पढ़ाएंगे। उसे हम जानते नहीं थे, न टेरो जानते थे न बहुत बहुत न्यूमरोलॉजी जानते धन्यवाद थे। गुरुजी। हाँ, अपने ही ग्रुप में एक बहन जी थी, क्या कहते हैं, संगीता मिश्रा ज्वाइन की थी, तो न्यूमरोलॉजी जानती थी। तो उनसे एक बार बात हुआ, फिर मैंने न्यूमरोलॉजी भी सीखा, ठीक है, कहीं और से सीखा। और अब हम उन बहन जी से बढ़िया प्रोडक्शन वो कर लेते हैं न्यूमरोलॉजी और टेरो पे भी। हम थोड़ा से, प्रभु की खैर कृपा है उस पे, तो हम टेरो भी थोड़ा बहुत जानते हैं, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत टेरो कार्ड रीडिंग भी कर लेते हैं हम, आप लोगों को बताएंगे। तो वैसे में भी तो न्यूमरोलॉजी में भी एक उपाय किया जाता था, रेमेडी किया जाता है। जैसे मान लो आपके नाम के अक्षरों में कोई अक्षर कैपिटल करा, ओ क्या कहते हैं, डबल करा के, जैसे ए डबल करा के, या मान लो रमन है, RAMAN, रमन। अब उसमें अंक में हुआ तो या में AN से यम के बगल से ए निकाल दिया तो कम हो गया, फिर वो जो जितने नंबर का ग्रह पड़ा उस हिसाब से उस ग्रह का प्रभाव आना शुरू हो जाता है, और उसको खर्चा कराया। तो उस नाम को ज्यादा लिखने की सलाह की जाती है कि खर्चा करो, और जितना नाम वो खर्चा होता है उसी हिसाब से फिर उस ग्रह का फल, और उस नाम पे उस ग्रह का भी जो है फल आने लगता है। तो वही होता है जो आपने नाम, लेकिन उस नाम से सिर्फ नाम फुकवाने से नहीं होता, कारण होता है ना, या तो व्यक्ति गुरु मान ले उन्हीं के हिसाब से बदल जाए, या तो उस नाम का प्रयोग हो, चूंकि नाम कान में फूक दिया तो उससे नहीं, उस नाम का प्रयोग हो। अब स्कूल में तो आपका जो नाम है संतोष जी चल रहा है, हमने जो है आपके कान में पंडित जी कर दिया, तो पंडित जी का नाम तभी फल करेगा जब ज्यादा से ज्यादा पंडित जी के नाम से आप मशहूर हो, नहीं संतोष जी के नाम का ही फल आएगा, ठीक है, जब तक उस नाम को खर्च न किया जाए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आशा है समझ गए होंगे आप लोग। जिगेर भाई समझ पा रहे हैं? जिगेर भाई जी समझ पा रहे गुरुदेव, हैं? जी गुरुदेव समझ पा रहा हूँ। हाँ, न्यूमरोलॉजी में उपाय किया जाता है नाम में थोड़ा सा चेंजिंग करके, वही है, ठीक है, कान में फूकने वाली बातें। चलते हैं, आशा है सब लोग समझ गए होंगे, लेकिन प्रश्नों की वजह थोड़ा हमारा क्लास बाधित हो रहा है, फिर भी हम लोग कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं, ठीक है। हम पढ़ाना चाहते थे कुछ और इसमें, अभी सप्तम में सोच रहे थे कि पूरा आज के दिन हम यही पढ़ा दें कि किन किन स्थितियों में संबंध विच्छेद होता है, लेकिन प्रश्नों में थोड़ा उलझ गए। तो चले आगे के क्लास में हो गए। हर हर महादेव सब लोगों से, हर हर ठीक है? महादेव, शिवरात्रि। शिवरात्रि गुरु जी, हर हर राम महादेव। गुरुजी। संजय जी शांति मंत्र का पाठ कीजिए। हरे ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगु शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति
शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वभू शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं करो शन्नः करो पराजाभियो भयन्नः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिरस्तु। हर हर महादेव। सब विप्रजनों को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हर हर महादेव।